हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन इन हिंदी वर्जन। इस लेक्चर में हम आपको संख्या प्रणाली के बारे में जानकारी देंगे। संख्या प्रणाली संख्या प्रणाली संख्या प्रणाली में देखिए, सबसे पहले जो शब्द है वो संख्या क्या था। तो संख्या के बारे में हम सबसे पहले परिभाषा बताएंगे कि संख्या क्या होती है। तो संख्या को अगर आपको परिभाषित करना है तो क्या लिख सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को गिनते हैं, गिनती को किसी संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वही संख्या कहलाती है। तो गिनती को संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही संख्या है। जैसे आप किसी वस्तु को गिनते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कोई एक किताब, तो एक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। दो किताब, तो दो को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। यह संकेत हमें गिनती को बताता है, संख्या को बताता है। संख्या का विभाजन संख्या को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसकी जानकारी लेने के देखिए, सबसे पहले संख्या को विभाज्यता के आधार पर विभाजित करेंगे। तो विभाज्यता के आधार पर आधार पर संख्या का विभाजन। अब विभाज्यता के आधार पर अगर संख्या का विभाजन करते हैं तो यह दो प्रकार में निकल के आता है। एक आता है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वह होती है जो दो से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यह सारी सम संख्या की सारी संख्या दो से विभाज्य है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, यह सारी संख्याएं आपके विषम संख्या कहलाती हैं। चलिए दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा हम गुणनखंड के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? गुणनखंड के आधार पर संख्या को अगर गुणनखंड के आधार पर विभाजित किया जाए तो तीन प्रकार के निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है जो संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती, अपने आप से और 1 से कटती है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे होता है 1, 3, 5, 7, 11। सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है, तो इसे क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या, क्योंकि सम संख्या की हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि दो से जो विभाजित हो तो दो सम संख्या हो जाएगी और साथ साथ अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्याएं जो अपने आप से कटे और एक से कटे। इसका गुणन कितना होगा? जैसे अगर हम देखेंगे तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 और 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5। यह सारी संख्याओं में देखेंगे तो दो ही गुणनखंड निकल के आ रहे हैं, एक और स्वयं की संख्या, एक और स्वयं की संख्या, एक और स्वयं की संख्या। देखिए 5 का गुणनखंड जो 1 है और स्वयं में 5 है, यह दोनों संख्याएं जो गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें वह या तो एक से कटे या स्वयं से कटे। तो इस तरह का विभाजन जो है अभाज्य संख्या कहलाता है। अब आता है दूसरा जो कहलाएगी, वह संख्या कहलाएगी आपकी पहली अभाज्य और दूसरी क्या कहेगी? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो दो अभाज्य संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो गुणनखंड हो, घनिष्ठ गुणनखंड हो, 1 हो। जैसे अगर 3 और 5 ले लें तो यह दोनों के बीच के जो गुणनखंड है वह सिर्फ और सिर्फ 1 है। इसमें दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो सिर्फ 1 आएगा।
जैसे अगर कहें 3 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3, और 5 को लिखेंगे 1 गुणे 5। दोनों के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए यह संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और अन्य अगर उदाहरण लें 8 और अगर हम 15 लेते हैं तो इसमें भी ध्यान से देखिए, 8 को लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 15 को लिखेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक उभयनिष्ठ है, इसलिए 8 और 15 भी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तीसरा विभाजन है वह है आपका समग्र संख्या। समग्र संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। समग्र संख्या होती है जिसमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त हो। जैसे अगर हम चाहें तो 4 और 16 के बीच में देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लिखें 4 को 1 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ देखिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ध्यान से देखिए, एक के अलावा हमें अन्य गुणनखंड भी प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह क्या कहलाएगी, समग्र संख्या कहलाएगी। अन्य को लिखें, अन्य उदाहरण लिखें तो अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लें तो 15 और 27, अगर इसको हम लेना चाहें तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 15 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 3 गुणे 5, और 27 का गुणनखंड लेंगे तो 27 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे आपको एक से ज्यादा गुणनखंड नजर आ रहे हैं, इसलिए यह दोनों भी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, समग्र संख्या कहलाएंगे। तीसरी तरह की विभाजन को अगर हम देखेंगे तो यह होता है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहला विभाजन संख्या का होता है वह होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक या प्राकृत भी लिखा जाता है, प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं। वो प्राकृतिक संख्या जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, जो संख्या प्रकृति में वास्तव में महसूस की जा सके। जैसे आप एक करते हैं तो एक किताब हो गई, एक कलम हो गया, या फिर 2 करते हैं 2 किताब हो गई या 2 कलम हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 यह सारी संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है, और इसको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर को। तो ये जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 यह सब जो है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरा विभाजन जो होता है यह होता है पूर्ण संख्या के रूप में। यह भी एक गुण है उसकी संख्या के। तो पूर्ण संख्या, क्योंकि यह संख्या अपूर्ण भी कह जाती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण नहीं है, तो पूर्ण संख्या को करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अगर हम 0 जोड़ दिया जाए 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 को भी लिख देते हैं यह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, यानी कि W क्या हो जाएगा, यह पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं, यह जो है क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तीसरे तरह का जो विभाजन है वह होता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर भी कहा जाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं Z से। अब पूर्णांक को प्रदर्शित करने के सबसे पहले संख्या रेखा को अगर हम लिख लेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए एक संख्या रेखा हम खींचते हैं, इस संख्या रेखा पे अगर हम सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी संख्याओं को 0 1 2 3 4 इस तरह से हम क्रमानुसार इसको बढ़ते रहेंगे और यह अनंत तक बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, अनंत तक, अनंत तक बढ़ेगा। इसी तरह बाएं तरफ अगर लेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएंगी -1 -2 -3 -4, और यह कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यह सारी की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, वह सारी संख्याएं जो एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जा सके वह पूर्णांक कहलाती हैं।
अब इसमें भी अलग अलग विभाजन है। देखिए जो 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, ये जो आपको प्राकृतिक संख्या है इसको धन पूर्णांक कहा जाता है, यानी यहां से यहां तक का जो संख्या रहेगा इसको धन पूर्णांक कहेंगे, और धन पूर्णांक को ऐसे दिखाते हैं जेड प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, धन पूर्णांक। यह संख्या जो है धन पूर्णांक कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम ऋणात्मक संख्या को लो तो यह बाएं तरफ जितनी भी संख्या आएंगी यह ऋण पूर्णांक कहलाएगी, इसको z माइनस से दिखाएंगे, इसको क्या कहलाएगी, ऋण पूर्णांक। अब हम अगर जीरो को साथ में लेके चलें तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, न तो धन पूर्णांक न तो ऋण पूर्णांक। यह दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है न धनात्मक पूर्णांक में रहता है। लेकिन अगर इस जीरो को लेकर के धनात्मक की तरफ लिया जाए, यानी कि पूरा अगर इस तरह से लिया जाए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या को लिया जाए धनात्मक संख्या की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि जो ऋणात्मक पूर्णांक न हो। अगर इसी को जीरो को लेकर के अगर हम बाएं तरफ जो है सारी संख्याओं को लिखाते हैं, यह हो जाएगा अधनात्मक पूर्णांक। यह संख्याएं अधनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी जाती है। देखिए अगर जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 सारी संख्या को ले सकते हैं, ये अऋणात्मक पूर्णांक ही यही जो है आपका होल नंबर भी होता है, यही भी आपका पूर्ण संख्या भी होती है। ध्यान रखिए 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या थी, यह जो है आपका जो पूर्ण संख्या है, इससे पहले आपने पढ़ा जो पूर्ण संख्या है वह क्या कहलाएगी, अऋणात्मक पूर्णांक भी होती है। और जो धन पूर्णांक होता है यह क्या होता है, यह प्राकृतिक संख्या भी होती है। 1 2 3 4 5 6 आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, वह धन पूर्णांक भी होती है। चौथा विभाजन अगर हम करते हैं तो वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q एलिमेंट ऑफ इंटीजर, चाहे यह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। यह संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन यह परिमेय संख्या के रूप में रहेगी अगर p और q आपका एलिमेंट ऑफ इंटीजर यानी कि आपका पूर्णांक के तत्व हो, तथा p और q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और Q 0 न हो। यानी कि अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिखें तो कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले pq पूर्णांक के अवयव हो, उसके तत्व हो, तथा pq के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो और q 0 ना हो, यानी हर 0 ना हो। किसी भी संख्या का परिमेय संख्या अगर हर 0 हो जाए तो वह अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए q 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्या को अगर देखा जाए तो हम पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्याओं को, तो हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंटीजर, इन सब को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें, 1 अगर हम लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं या 4 लिख रहे हैं या -5 लिख रहे हैं या 0 लिख रहे हैं, इन सारी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। 1/1, 2/1, 4/1, -5/1 और 0/1। तो देखिए ध्यान से, यह भी p/q के रूप में हो गई, जहां पे pq इंटीजर है और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये आपका गुणनखंड भी इन दोनों के बीच में एक का है और q 0 नहीं है। तो यह सारी संख्या जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, यह भी परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। दूसरी कैटेगरी जो आती है वह आती है भिन्न। तो भिन्न भी एक परिमेय संख्या होती है।
भिन्न जो परिमेय संख्या होती है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग जो होता है यह होता है परिमेय संख्या की जो दूसरी कैटेगरी वो भिन्न है। भिन्न को हम जानते हैं तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है उपयुक्त भिन्न, उपयुक्त भिन्न। दूसरा जो होता है अनुपयुक्त भिन्न, अनुपयुक्त भिन्न। और तीसरा जो होता है यह होता है मिश्रित भिन्न। उपयुक्त भिन्न क्या होती है? उपयुक्त भिन्न को P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब PQ जो है यह अवयव होता है इंटीजर का यानी कि पूर्णांक का, और यहाँ पे P हमेशा Q से छोटा होता है। अनुपयुक्त भिन्न क्या होता है? इसमें P बाई Q जहां Q 0 नहीं होता है, PQ आपका तत्व होता है पूर्णांक का, और P ग्रेटर देन Q होता है। मिश्रित भिन्न को A B अपान C, A होल B अपान C के रूप में लिखा जाता है, जहां पे C 0 नहीं होता है, A B होते हैं आपके पूर्णांक के, और जहां पे न्यूमरेटर जो होता है आपका अंश जो होता है यह हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से। अंश हमेशा बड़ा होता है हर से। तो इस तरह की भिन्न को मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में अगर हम करते हैं 1/2, 1/3, 4/5, 7/9, यह इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है? उपयुक्त भिन्न कहलाती है। उपयुक्त भिन्न। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो अंश, सबका अंश जो है हर से छोटा है। 1/2 में 1 2 से छोटा है, 1/3 1 3 से छोटा है, 4/5 में 4 5 से छोटा है, और 7/9 में 7 9 से छोटा है। इसी प्रकार से अगर हम अनुपयुक्त भिन्न का उदाहरण लें तो अगर हम कहें 7/2, 11/3, 15/4, तो यह क्या कहलाती है? अनुपयुक्त भिन्न। अनुपयुक्त भिन्न। अनुपयुक्त भिन्न में देखिए यहाँ पे यह 7 2 से बड़ा है, 11 3 से बड़ा है, और 15 4 से बड़ा है। यानी कि प्रत्येक उदाहरण में आपका अंश हर से बड़ा है। अगर हम मिश्रित भिन्न का उदाहरण लें तो हम देखते हैं 2 सही 1/2, 3 सही 5/9, ये या 4 सही 7/11। अगर इस तरह से मिश्रित भिन्न लिखते हैं तो इसमें एक आपकी पूर्ण संख्या है और दूसरा भिन्न है। लेकिन इस भिन्न में भी आप देखते हैं कि अगर हम इसको अनुपयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 5/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 9 3 27 और 27 5 32/9 हो जाएगा, और 11 4 44, 44 7 51/11 हो जाएगा। तो यह ध्यान से देखा जाए तो इसमें पुनः फिर वही स्थिति उत्पन्न होकर के आ रही है कि अंश हमेशा हर से बड़ा है। अंश हमेशा हर से बड़ा है। इसमें भी अंश हर से बड़ा है, इसमें भी अंश हर से बड़ा है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह तीनों जो आपका पूर्ण संख्या है, अंश और हर, A B C, यह तीनों पूर्णांक के जो है तत्व होने चाहिए, और हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा अंश हमेशा हर से बड़ा होना चाहिए। तो यह जो है मिश्रित भिन्न में कहलाता है। यह किस चीज का उदाहरण हो गया? आपका मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम जो है अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सेक्शन में हमने जो डिस्कस किया था अगले में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और आप रेगुलर स्टडी करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। 9th क्लास का सेशन आपको हर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को मिलता रहेगा। क्लास 10th का आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिलता रहेगा। सो कीप वॉचिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू।